तो शिवम का आंसर है डूइंग बीटेक फ्रॉम आईपीयू इज वर्थी। क्या आईपीयू से बीटेक करना वर्थी रहेगा हमारे लिए? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं वो ये कहता हूँ कि जो शिवम ने क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है? डूइंग बीटेक फ्रॉम आईपीयू इज वर्थी, है ना? तो कभी भी हम किसी चीज की तैयारी या किसी क्वेश्चन आप जब पूछ रहे हो, या मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो चीज से रिलेट कर पा रहा है वो ये है कि जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या इस एग्जाम से मैं कुछ करूंगा आगे, है ना? सबसे पहला पॉइंट यही है। और क्या ये एग्जाम मेरे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फ्यूचर में अदा करेगा? ठीक है ना? तो एब्सोल्युटली मैं ये कहता हूं कि अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आपका एंड टर्म गोल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ठीक है, एंड टर्म गोल आपका एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो मैं ये कहूंगा कि बीटेक मत करो। ठीक है, बस एक पॉइंट कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं ये कहूंगा कि आप बीटेक में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर जो बिजनेस आप करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज हम जो भी चीज एट द एंड करने वाले हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गोल दिखाई देता है। एक होता है कि अपने आप को लाइफ में किसी पॉइंट पे जाके अपने आप को अचीवेबल मानना कि हाँ यार मैंने कुछ कर लिया, इस पॉइंट पे जाके हाँ मैंने कुछ चीज अचीव कर ली, मैं ये कहूंगा कि अब मेरी लाइफ वर्थी हो गई। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारा मेरे को अर्निंग करना है, मेरे को मेरे लाइफ में जो भी चीजें चाहिए वो चीज मैंने अचीव कर ली। ठीक है, लाइक वो पैसे को लेकर के हो चाहे जो भी चीजें हो, क्योंकि एंड टर्म गोल जो एक मिडिल क्लास, क्योंकि हम सब डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमें पता है कि यार एक मिडिल क्लास बच्चे की लाइफ क्या होती है, एक फैमिली की लाइफ क्या होती है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ क्या होती है, हम सबको पैसा चाहिए अपनी लाइफ को अच्छे से अ, मतलब सिंपल काटने के लिए। जो भी एक नॉर्मल फैमिली में चलता है, पैसा ही एंड टर्म गोल है हमारा। तो वो पैसा जो हम अगर कमाना चाहते हैं तो सबको पता है, बीटेक में जाने के बाद सबको ऐसा लगता है कि यार एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। तो इफ इन केस अगर मैं बीटेक के फोर्थ ईयर में और मुझे अब लग रहा है कि यार सबको तो बिजनेस ही बना रहे हैं, किसी ने 4 करोड़ का बिजनेस बना लिया, किसी ने 5 करोड़ का बना लिया, किसी ने 12 करोड़ का बिजनेस बना लिया, है ना? यानी वो महीने के 1 करोड़ कमा रहा है अपने बिजनेस से, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर ये चीज मुझे बीटेक के फोर्थ ईयर में जाके ही करनी है तो मैं डिप्लोमा के बाद क्यों ना करूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ। तो अगर आपका एंड टर्म गोल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईईएस क्लियर करना है, गेट करना है, मास्टर्स करना है, या मुझे किसी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाके और मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाना है, या मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे ऑटोमेशन में या एआई एमएल में जाके आगे चल के कुछ काम करना है, डिजाइनिंग पे कुछ काम करना है, और ये जो मेरा पर्पस ऑफ द लाइफ है, देन मैं ये कहूंगा कि आप बीटेक करें। ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आपको आगे लाइफ में कुछ भी अगर करना होगा तो आपको बीटेक करना है, ये कंपलसरी है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से बीटेक कर रहे हो। तो उन चॉइसेस में ये कहता हूँ कि आपके सामने अगर कुछ यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके सामने यूपी के कॉलेज होंगे, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिहार के जो कॉलेज है वो होंगे, कोई पंजाब से है तो उनके लिए पंजाब के कॉलेज होंगे, जो कोई दिल्ली से होगा उसके लिए दिल्ली के कॉलेज होंगे। एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप चाहे यूपी से करो, चाहे बिहार से करो, चाहे पंजाब से करो, चाहे दिल्ली से करो, कहीं से भी करो, आप जब डिप्लोमा कर रहे हो ना, और डिप्लोमा से जब आप बीटेक के लिए जा रहे हो, ठीक है, बीटेक के लिए जा रहे हो, तो आप अपना माइंडसेट कभी मत चेंज करना है। ठीक है, कि मुझे करना क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है कि डिप्लोमा के बाद कुछ नहीं तो बीटेक करना है, ये सोच के मत करो, बिकॉज तुमने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ जी ली, तुम्हें अब और ज्यादा मस्ती करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी 10th के बाद या 12th के बाद अगर तुमने डिप्लोमा किया है तो तुमने अपनी मस्ती वाली लाइफ जी ली, जो करना था कर लिया। अब बीटेक के बच्चे होते हैं वो फाइनल फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फिर वो मस्ती करने में लगे, कुछ एक्सप्लोरेशन एंड ऑल।
अब तुम्हारा वो टाइम चला गया, तुमने कर ली मस्ती, तुमने कॉलेज लाइफ देख ली, अब तुम बीटेक में जा रहे हो ना, तो बस अपने करियर को परसीव करो आगे कि तुमको करना क्या है। ठीक है, हाँ अपने क्वेश्चंस टाइप कर दो, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस लूंगा। तो अब वो तुम चाहे यूपी से करो, बिहार से करो, पंजाब से करो, दिल्ली से करो, बात एक जैसी ही है, कुछ अलग नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ के कॉलेज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, आईपी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, नहीं यार, मैं मेट का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कैसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल रही है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट एमएसआईटी में है, मुझे पता है कि उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और मेरे स्टूडेंट डीटीयू में भी है, मेरे स्टूडेंट एनएसयूटी में भी है, मेरे दोस्त एनएसयूटी में भी है, डीटीयू में भी है, स्टूडेंट है, दोस्त है, सब पढ़ रहे हैं, कोई एनआईटी में है, तो मुझे पता है कि कहाँ कैसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, कहाँ उनको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमा के बाद जो आपके पास चॉइसेस ऑफ द कॉलेज है, उनमें कोई खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है एक्सेप्ट ऑफ द मेन कैंपस, और मेन कैंपस में उतनी ज्यादा सीट है नहीं। ठीक है, जो अब की बार आईपीयू में हुआ है वो ये हुआ है कि आईपीयू के अंदर जो सीट इंटेक मिली है वो बीटेक, ठीक है, और एमटेक डुअल डिग्री वाला ऑप्शन मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से अगर मैं अगर एमटेक करना चाहूंगा तो मैं एमटेक को कभी परसीव नहीं करना चाहूंगा इंडिया से। एज ए स्टूडेंट मैं डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर रहा हूँ, और बीटेक करने के बाद मैं आईपीयू से ही एमटेक कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मुझे एमटेक में अपना टाइम वेस्ट करना होगा तो मैं क्यों करूंगा इंडिया में, चाहे मैं आईआईटी से कहीं से भी, मैं अपना टाइम एमटेक में इंडिया में वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आउटसाइड इंडिया जा करके उतने ही पैसे में, ठीक है, मैं आराम से लोन लेकर के मास्टर्स कर लूं, और मेरी वैल्यू उस एमटेक वाले से 10 गुना ज्यादा होगी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बाहर ज्यादा होगी, मैं डॉलर में यूरोस में अर्न कर पाऊंगा। ठीक है, मैं एक अच्छा लाइफ जी सकूंगा, मेरे लिए जॉब की कमी नहीं होगी जब अगर मैं मास्टर्स कर लूंगा, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरे को एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि एम डुअल डिग्री आईपीयू से कभी मत करना। ठीक है, आईपीयू से कभी मत करना, ऑप्शन मिले तो भी मत करो यार डुअल डिग्री। ठीक है, अगर मतलब तुमको अगर ऐसा लगता है कि एमटेक करना ही होगा ना, तो मैं ये कहूंगा कि फिर गेट की तैयारी कर लो। ठीक है, और फिर आईआईटी वगैरह से कर लो अगर तुमको एमटेक इंडिया से ही करना है। बट अगर आप पूछोगे मेरी राय, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कभी भी एमटेक को उतनी वैल्यू नहीं देता। मैं अगर मुझे आगे पढ़ाई करनी होती तो मैं मास्टर्स करता, और मास्टर्स के लिए मैं बाहर जाता। तो अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में अचीव करना है, बहुत बेटर लाइफ आपको बनानी है, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, या कोई भी हो, तो अगर आपको बहुत अच्छी वैल्यूएबल लाइफ बनानी है अपने ही इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर मास्टर्स कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? मास्टर्स कर लेना, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम टायर 3 कॉलेजेस, नॉट फ्रॉम टायर 2, नॉट फ्रॉम टायर 1, तो तुमको उतनी अपॉर्चुनिटीज तो मिलने वाली नहीं है। तो तुम अभी से ही अगर ये मन में बना लोगे कि यार मुझे मास्टर्स करना है, तो तुम अपने बाकी के करिकुलर एक्टिविटीज में सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। और मास्टर्स करने के लिए चाहिए क्या? जीमेट जैसा हो, जीमेट स्कोर लाना, यानी इंग्लिश वगैरह पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, और उसके बाद कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, कुछ अच्छा सा रिज्यूमे बना लेना है, और फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करनी है, बस और कुछ नहीं। इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, ये प्रोफिशिएंसी है उनकी। सीजीपीए तुम लोगों की 7-8 इतनी रहेगी रहेगी, उतनी ही डिमांड है उनकी, तो उतना ज्यादा सोचना नहीं है। अब चलो, ये तो बात हो गई कि डूइंग बीटेक फ्रॉम आईपीयू इज वर्थी और नॉट, सो मैंने इसका आंसर कर दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सुमन, कि कितनी रैंक पर क्या लिखा है, कितनी रैंक और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं एमएसआईटी या मेट में, या डॉक्टर अखिलेश के लिए? तो इसके लिए क्या कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? ठीक है, एक सेकंड। सो हाउ मैनी मार्क्स? तो देखो, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उस साल पेपर कैसा आया। ठीक है, पेपर कैसा है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि मार्क्स कितने लाऊंगा तो कितनी रैंक बनेगी, क्या होगा। ये हमेशा डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। मान लो कि पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, और मान लो कि पेपर टफ आता है, ठीक है,
तो कट ऑफ गिर जाएगी। बस इसी बात पे डिपेंड करता है। अब सोचो कि मेट, MSIT ये टॉप कॉलेजेस है, ठीक है, IPU में ऐसा बच्चे मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं उतनी वैल्यू नहीं देता। अब तुम कहोगे आप पढ़ रहे हो तो इसीलिए वैल्यू नहीं देते, मैं कहूंगा कोई पर्पस ही नहीं है इनको वैल्यू देने की, ठीक है, ये कहीं लाई ही नहीं करते, ठीक है। अब बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत बहुत कॉलेज, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, और ये उनमें कहीं भी लाई नहीं करते। आपके लिए इस टाइम वैल्यूएबल होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेट, MSIT, IPU यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप बोलो टॉप कॉलेजेस है, तो इनके लिए आपको टॉप, अगर आपको CSIT चाहिए, CSIT, ITE, ठीक है, या AIML, ठीक है, तो आप ये सोचो कि मैं 100 से लेकर के, अगर आप जनरल हो तो 200 के बीच रहो, ठीक है, इन ब्रांचेस के लिए। तो मेट और MSIT में, अब इससे ऊपर आता है तो आप अखिलेश के लिए ट्राई कर सकते हो, डॉक्टर, उसके बाद BPIT के लिए ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि मेट और MSIT से अच्छा तो BPIT है। इसके अलावा VVIT हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, आपने बता ही दिया, इसका नाम शायद चेंज हो गया, पहले नॉर्थन था, अब डॉक्टर अखिलेश हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस है। और अगर आपको BTech प्लस MTech आपको लग ही रहा है कि मुझे डुअल डिग्री करना ही पड़ेगा, IPU मेन कैंपस बहुत बड़ा है, ऐसा समथिंग, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। उसके लिए तो आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 रैंक वालों की एडमिशन होता है। तो यही है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये प्रिपरेशन की बता दीजिए एक बार कि मैथ्स का तैयारी कौन सी बुक से करे और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब। ओके ओके। इसके अलावा और कोई रिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं है ना किसी के भी कि ये चीजें, अदरवाइज मैं फिर एग्जाम पैटर्न पे उसके क्वेश्चन या इन सब पे डिस्कशन करूं। एनीवन? सर IPU में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है? नहीं, देयर इज जैसे नो गवर्नमेंट। मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब 1-1.5 लाख फीस नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो क्या करें, मतलब कि ओके, वो DTU कि कैसे पेपर दे कि क्या कहते हैं उन्हें कम से मतलब कि उनकी कॉलेज की फीस कम लगे। ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं इस बात पे डिस्कशन। सो देखो यार, ये जो फी का इशू है ना, IPU के फी का जो इशू है वो ये है कि आपको 1,35,000 इतनी फीस चाहिए आपको, ठीक है, जब आप IPU के कॉलेज से कर रहे हो। मेन कैंपस की फीस कम है, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी चार्ज होता है, तो मुझे उसका नहीं पता, मेन कैंपस का आई थिंक 60-70 समथिंग इतना ही है, ठीक है, 60-70 के रेंज में। तो देखो बात है, मेन कैंपस में तो 1 रैंक 2 रैंक या 3 रैंक वालों का एडमिशन होगा, जो भी होगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि IPU के जो कॉलेजेस हैं, अदर कॉलेज, उनकी फीस है 1,35,000। अब एक मिडिल क्लास फैमिली उतना फीस तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। एक ऑप्शन होता है लोन, लोन में रिस्क क्यों लेना, क्योंकि मैं टायर 3 से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी मेन कैंपस, तो तुमको 3 साल बहुत हार्ड वर्क करना है ताकि तुम उस 4 लाख 5 लाख का जो लोन है उसको चुका पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें जॉब की गारंटी और श्योरिटी अपने पास लेके चलनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि 1,35,000 हम कैसे निकालेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी वजह से पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो उतनी फीस एफोर्ड नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है। अब स्कॉलरशिप जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है वो बहुत डिले है। अब मान लो कि पिछले साल मार्च में हमने स्कॉलरशिप भरा था, पिछले साल मार्च में, अब पिछले साल मार्च में भरने के बावजूद अभी चलो जैन चल रहा है, अभी तक उसका स्कॉलरशिप नहीं आ पाया। अब इतने टाइम कॉलेज तो वेट नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट तो इशू, गवर्नमेंट से हम डायरेक्टली स्कॉलरशिप की डिमांड कर नहीं सकते, वो तो जब दे तब दे, ऐसी वाली बात होती है, कोई आंदोलन या कोई तो किया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उतने स्टूडेंट मेजोरिटी में आएंगे नहीं भाई कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकोगे, कोई आना नहीं चाहता, ये बात अलग है। तो यही है कि आपको पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप बहुत डिले आता है, ठीक है, बहुत लेट आता है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको 2 साल के पैसे बना के रखने पड़ेंगे, तब आप कहीं स्कॉलरशिप से पैसे अरेंज कर पाओगे। अब स्कॉलरशिप का फंडा क्या है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, कहीं का भी हो कोई इशू नहीं है, राशन कार्ड है तो आपको 1,17,000 रुपए वापस आ जाएंगे, यानी 1,17,000,
अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है फैमिली की, तो आपकी आधी फीस आएगी, जो भी इसका आधा होता है 65,000। और उसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा है तो 25% जो है 1,17,000 का 25% अमाउंट वापस आता है। बस यही है, और कुछ खास नहीं है। इसके लिए कुछ नहीं करना। पहले वाले के लिए राशन कार्ड चाहिए, बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए, आप फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 60% से ऊपर सबके नंबर आते हैं। और इसके अलावा 65,000 वाला जो है, यानी 50% का जो क्राइटेरिया, उसके लिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, नथिंग एल्स। और अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो 25% वाले क्राइटेरिया में आओगे, बस और कुछ नहीं है। बट ये स्कॉलरशिप बहुत लेट आती है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, बात खत्म। तो आपके पास पैसे होने चाहिए आईपीओ की तैयारी करने के लिए, मैं झूठ बात नहीं बोलूंगा। सर हेलो सर। हाँ बोलो, कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं ऑलरेडी स्लाइड में पढ़ रहा हूँ, तो हाँ मुझे हाँ, चेंज करना चाहिए कि नहीं? लाइफ में पढ़ रहे आईपीओ हो? पे तो अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुमको मतलब अपॉर्चुनिटीज सीनियर से पता चल रही होगी कि स्लाइड में क्या अपॉर्चुनिटीज है। है ही नहीं। हम्म। नहीं है सर। अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और तुम्हारी ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो कंपनीज वगैरह आती नहीं है क्या? तुम ऑलरेडी स्लाइड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉलेज में हो? कॉलेज में ही हूँ, मतलब डिप्लोमा लास्ट ईयर है मेरा। अच्छा, डिप्लोमा लास्ट ईयर है, तो तुम पता कर सकते हो ना कि बीटेक में क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अगर नहीं है, तो मतलब बीटेक स्टूडेंट्स के लिए तो स्लाइड में अपॉर्चुनिटीज होती है बहुत, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लाइड लीड की तैयारी करते हाँ सर, वो एक्चुअली सरकारी है, फीस कम है, इस वजह से बहुत बच्चे मतलब है तो वो फीस वाइज ठीक, पर एनवायरनमेंट वगैरह तो नहीं है अच्छा, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज है। हैं। ओके, तो स्लाइड में अपॉर्चुनिटीज की कमी है ना, तुम कहते हो फीस जो है वो। तो तुम्हारी ब्रांच अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना? हम्म। मैं एक सजेशन देता हूँ, पता है क्या, कि तुम स्लाइड से ही बीटेक कर लो, ठीक है। और तुम ना, अगर तुम्हें क्या कहते हैं, अगर तुम्हें सीएस, आईटी, ठीक है, और इसी में तो तुम पहले से ही हो, है ना, इसी है ना तुम्हारी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड। हाँ, तो इसी में तो तुम हो ही। तो अगर तो कोडिंग्स तुम्हें करनी पड़ेगी, बिना कोडिंग के तुम्हारा काम होगा नहीं, क्योंकि इसी के बच्चे भी कोडिंग करते हैं। तो वैल्यूएबल ये होगा कि तुम सीएस आईटी में स्विच कर लो, ठीक है, और ना तुम उसी से कर लो, स्लाइड से ही बीटेक कर लो, अगर तुम्हारे पॉसिबल हो पा रहा है तो। फीस कम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तुम सीएस आईटी में होगे तो तुम्हें आउटसाइड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। अगर कॉलेज में कैंपस में कंपनीज नहीं भी आती तो भी मास रिक्रूटर्स में तुम कर सकते हो। मास रिक्रूटर में तुम एक साल, जिन जिन मास रिक्रूटर में अपॉर्चुनिटीज होती है और बॉन्ड्स नहीं होते, जस्ट लाइक कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, अगर मैं ये वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस तुम सर। इनमें कर लो, इनमें अपॉर्चुनिटीज एक साल बाद तुम छोड़ के, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो तुम दूसरे आईटी कंपनी में स्विच कर लेना। ये सिंपल सा है, क्योंकि सीएस आईटी में रहोगे तो वो तुम्हें तो है ही तुम्हारे सर, वो तो तुम्हारे जॉब लगने की श्योरिटी वो ज्यादा तो होगी, रहता तुम्हारे ही है। पैसे। हम्म। तो ये कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि आईपीओ में आके तुम इतना 1 लाख बाहर से आओगे फिर जाओगे, बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा, डू नॉट डू दिस। सर दिल्ली में ही घर है, मतलब दिल्ली ही रहता हूँ मैं। दिल्ली में रहते हो तो फिर अगर तुम्हारी फैमिली के पास पैसे हैं, अगर तुम आईपीओ का अफोर्ड कर सकते हो, देन फिर आईपीओ की भी तैयारी कर लो, वो कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सार्थक करण। एमएसआईटी और मेट में एक्चुअल प्लेसमेंट कैसी है? देखो, मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। प्लेसमेंट कैसी है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा चल रहा है। देखो, अभी चल रहा है रिसेशन। रिसेशन पीरियड ये है कि भाई सारी कंपनीज निकाल रही है, कोई भी हायर नहीं कर रही, सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों की हायरिंग हो रही है, फ्रेशर्स की नहीं हो रही है, और उनको भी निकाला जा रहा है। अगर तुम लिंक्डइन वगैरह चलाते हो तो दूसरा, चाहे तुम मेट की बात करो, चाहे तुम एमएसआईटी की बात करो, ठीक है, इनकी जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है वो मास रिक्रूटिंग ही होती है, ठीक है। दूसरी चीज, जितनी भी कंपनीज आती है, चाहे वो नोएडा, गुड़गांव, पुणे या बेंगलोर लोकेशंस के लिए आती हो, पैकेजेस के जो रेंजेस होते हैं वो 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9,
ये पैकेजेस के कंपनीज आती है, ठीक है। ये कितने स्टूडेंट्स लेके जाती है? 2 3 2 3 2 3, ठीक। नंबर ऑफ कंपनीज 4 से 5 एलपीए वाली जो कंपनीज है इसका रेंज मान सकते हो 5 से 6, ठीक है। 6 से 7 एलपीए वाली जो कंपनीज आती है इसका भी रेंज मान सकते हो 5 से 6, और 8 से 9 वाली जो कंपनीज आती है इनका भी रेंज मान सकते हो 5 से 6। तो अब देखो, अगर 5 से 6 रेंज वाली 5 से 6 कंपनीज आती है 4 से 5 एलपीए वाली, जो 2 से 3 बच्चे ले जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। कोई कोई कंपनी होती है एक्सेप्शनल होती है कि वो 7 बच्चे लेके चली गई, ऐसा एक्सेप्शनल होता है। अब देखो टोटल कंपनीज अगर तुम जोड़ो तो 6 6 12 6 18, ठीक है। अब ये 18 कंपनीज ये हो गई, मास रिक्रूटिंग हो गई। अब तुम्हें बस ये इतनी कंपनीज आई जाती है, ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। बाकी जो प्रोफाइल की कंपनीज आती है इन्हीं कंपनीज में, ठीक है, बाकी कंपनीज जो आती हैं वो आती है बीटीएसए रोल के लिए, बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस के लिए, सेल्स पर्पस के लिए, इन सब के लिए आती है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर के लिए भी आएगी, बीटीएसए के लिए भी आएगी, सेल्स के लिए भी आएगी। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस चीज में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। आईपीयू का एग्जाम डिप्लोमा के सिलेबस से अलग होता है बीएससी ग्रेजुएट, क्या बीएससी ग्रेजुएट से? हाँ, अलग होता है। सर आप कोर्स कब स्टार्ट करेंगे? एक्चुअली मेरा कोर्स स्टार्ट है, डोंट वरी अबाउट दिस। मैं वही रिसोर्सेस वगैरह बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब एग्जाम, सिलेबस, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। आईपीयू एग्जाम 2000, देखो इसकी 3 कैटेगराइज है, ठीक है। मैं 3 कैटेगराइज में इसको तोड़ता हूँ। पहला है मैथ, दूसरा है मैकेनिक्स, ठीक है, मैथ्स, मैकेनिक्स, एंड थर्ड वन इज रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, ठीक है। कोई बोलता है फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, नेगलेक्ट। अब देखो, जो मैकेनिक्स है ये स्कोरिंग है, जो रीजनिंग और कंप्यूटर है ये स्कोरिंग है, और ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। कैसे? इसके क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल है, इसके क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है, इसके क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है। ये हम प्रिडिक्ट करेंगे, इसके भी क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करेंगे। इसके तो मैथ्स का तो सिलेबस ही फिक्स नहीं है, ठीक है। रीजनिंग का भी, मैकेनिक्स का भी समथिंग वही हाल होता है, बट हाँ हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ें। अब देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स के अंदर मैं हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप उतना ज्यादा अगर मैथ करने में कैपेबल नहीं हो, ठीक है, तो आप बहुत सारे चैप्टर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए आसान चैप्टर होते हैं, जैसे कि एपी, जीपी, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, मैट्रिसेस, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले, आप इन चैप्टर्स को फोकस करो। कितने चैप्टर हो गए? एपीजीपी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर हो गए। इन 7 चैप्टर्स को कवर कर लो तो आप सोचोगे कि हाँ मैथ्स में मेरा बहुत सारा हिस्सा कवर हो गया। अब क्या होता है कि कभी अब की बार क्या हुआ है कि क्वेश्चंस वगैरह जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ में, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी कर लेते हैं, पैराबोला भी कर लेते हैं, हाइपरबोला भी कर लेते हैं, इक्लिप्स भी पढ़ लेते हैं, सर्कल भी पढ़ लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप मैथ्स में किस तरीके से अपने आप को आगे कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे मैंने कैसे तैयारी करी थी, तो मैंने मैथ्स में बहुत कम तैयारी करी थी। मेरे जो तैयारी थी वो एपी ये इन्हीं चैप्टर्स को लेके था। मैं ज्यादा कुछ मैथ्स में कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने एग्जाम दिया था या उसके बाद भी जो पैटर्न चल रहे थे वो अनप्रिडिक्टेबल था। तो मैंने कहा कि मैं इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय क्यों ना रीजनिंग, कंप्यूटर और मैकेनिक्स पे अपना पूरा टाइम डिवोट करूं, ताकि इनमें चांसेस हो कि अगर ये 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं। मैं तो मेट से, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रीजनिंग से। हर दिन कंप्यूटर का एक चैप्टर रीड करना है, ठीक है, उसके फिर क्वेश्चंस लगाने हैं,
सिमिलर वे में आपको रीजनिंग का करना है, पहले चैप्टर रीड करना होता है, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। मैकेनिक्स का भी सेम हाल है, आप चैप्टर रीड करो, बेसिक्स न्यूमेरिकल करो, नॉट हार्ड, उसकी थ्योरी अच्छे से रीड करो, नोट्स खुद के भी बनाओ, मेरे दिए हुए नोट्स वो भी रीड करो, ठीक है। बस मैथ्स में क्या करना है, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी बुक है, ठीक है, आपकी चाहे वो डिप्लोमा वाली ही बुक्स हो, ठीक है, या आईपीयू के पिछले 2 साल के पेपर ही हो, 2 साल वाले ही पेपर आपको मिल पाए, ठीक है। तो उन पेपर्स पहले क्या करो, मैथ्स में जो भी आपकी बुक थी अप्लाइड मैथमेटिक्स, उनसे उन 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कर, ठीक है। मेरी जो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट है उसके में जो मैंने मैथ्स की वीडियो बना रखी है, उन्हें भी आप देखो, ठीक है। अब एक एक करके कि मैं रीजनिंग में क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा, मैकेनिक्स में, तो बेसिकली ये है कि हम इतना सारा कुछ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। जो मेरी तैयारी वो ये होगी कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स निकाला था, उस टाइम में बच्चों को ये बोलता था कि आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्वेश्चंस करवाने में, इन सब चीजों में, बट ये नहीं कि मैं आपको ये कहूंगी मैं मैथ्स का हर एक चैप्टर आपको कराऊंगा, ठीक है। करना आपको खुद से, क्योंकि इस एग्जाम के लिए किसी भी उतनी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क मतलब मैं कितना पढ़ रहा हूँ, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ रहा हूँ, और कितना घर पे अपने आप को सेल्फ स्टडी में टाइम देने में हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, फालतू के कामों से। बिकॉज तुम फाइनल ईयर में होगे डिप्लोमा की, और तुमको लगे यार कॉलेज के भी एग्जाम आ रहे हैं, इंटरनल्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स देना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तुम्हारे पास भी काम, तुम अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि डिप्लोमा में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है या बीटेक की लीड की अपॉर्चुनिटी थी, तो तुम्हें आ रही है, अगर उस टाइम प्रायोरिटी बीटेक लीड होगी तो तुम ज्यादा टाइम एग्जाम को दे पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग कंप्यूटर को रीड करने के लिए, इनके चैप्टर्स को रीड करने के लिए तुम्हें किसी टीचर की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मैं जब दिखाऊंगा आपको तो आपको एक एक करके चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये सिलेबस है, बस इतना ही करना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स ऑलरेडी सर्कुलर है, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों ने किया हो या किसी ने भी किया, ठीक है। दूसरी बात, मैं अपना कोर्स क्यों नहीं लेके आ पाया, ठीक है, आईपीयू का या यूपी टीयू लीड का, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं इस साल कोर्स नहीं लेके आ पा रहा हूँ, तो पेड कोर्सेज वगैरह है, ठीक है। मैं बस आपकी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है। पढ़ाई आपको करनी है, हार्डवर्क आपको करना है, मटेरियल मैं बताऊंगा, वो चीजें, वो बुक्स, वो चीजें आपको परचेज करनी है, ठीक है। उन रिसोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करने के, कहाँ से आपको एमसीक्यू करना है, कहाँ से ये सारी चीजें करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब चीजें मैं आपको 1 to 1 वीडियो में बताऊंगा अभी इनिशियल के 2-3 दिनों में, ठीक है ना। एनीवन, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? हाँ, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूँ, अब आगे के नेक्स्ट सेशन की वीडियोस होंगे, जो मीटिंग होगी उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। और यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट बनेगी ही, तो वो वीडियोस वहां पे आपको देखनी है, ठीक है ना, वहां पे वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा। एनीवन एल्स? ओके, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास ऑलरेडी मेरे नोट्स है, वो सारी चीजें वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर सकता है, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आगे बढ़ोगे। एक दूसरे से नफरत या ये सोचोगे कि इसकी तैयारी ज्यादा होगी मेरी कम होगी, तो कहीं नहीं बढ़ पाओगे, दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी रैंक आ जाएगी, मान लो उसकी रैंक 51 है, तुम्हारी 52 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दोनों का सेम कॉलेज में सेम ब्रांच में एडमिशन, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब जब मीटिंग होगी तो मैं ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा।